हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग परीक्षा आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ी, 16 को समीक्षा बैठक। झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई से बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी गई है। ये निर्णय डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर लिया गया है। डीजीपी ने जैप आईजी को निर्देश दिया है कि वे जिलों के एसएसपी, एसपी और कमांडेंट से आवेदन प्रपत्र और सूची प्राप्त कर एक विस्तृत एक्सेल शीट तैयार करें। इस संबंध में 16 जुलाई को झारखंड पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में परीक्षा की तैयारी, वर्दी संबंधी मुद्दों का निराकरण और प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड पुलिस में बड़ा बदलाव करते हुए सिपाही ग्रुप के 50% पदों पर अब चतुर्थ श्रेणी ट्रेड से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति दी जाएगी। शेष 50% पदों पर प्रोन्नति उम्र और कार्य अनुभव के आधार पर होगी। ये नई व्यवस्था हाल ही में बहाल हुए चतुर्थ श्रेणी ट्रेड के जवानों को भी प्रोन्नति का लाभ देगी। उन्हें सिपाही से हवलदार के पद पर भी प्रोन्नति मिल सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन जवानों को अब वर्दी पहनने का अधिकार भी मिलेगा, जो पहले नहीं था। ये परिवर्तन झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 16 मई को जारी झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2025 के आलोक में किया गया है। इस नियमावली में उल्लेख है कि पुलिस ट्रेड ग्रुप सी में 50% नियुक्तियां सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी। 13 से 15 जुलाई तक झारखंड के 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, रहें सावधान। सावन शुरू होते ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि राज्य के कुछ हिस्सों में 13 से 15 जुलाई तक भारी बारिश होगी। इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम जिलों में 13 जुलाई 2025 के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम जिलों में 14 जुलाई 2025 को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा है कि 15 जुलाई तक देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रांची मौसम केंद्र के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि झारखंड में 15 जुलाई तक हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय बैठक, मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण में तेजी के दिए निर्देश। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शनिवार को रांची के मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने की। इसमें विभागीय सचिव कृपानंद झा, कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ राज्य के सभी जिलों के परियोजना निदेशक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मंत्री लिंडा ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और निर्बाध रूप से मिले। उन्होंने विशेष रूप से प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और साइकिल वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध है, वहां लंबित भुगतान को शीघ्र निष्पादित किया जाए। पिछड़े वर्ग के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान के संबंध में उन्होंने भारत सरकार से पत्राचार तेज करने का निर्देश विभाग को दिया, ताकि विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। मंत्री लिंडा ने जिला कल्याण पदाधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। सभी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव कृपानंद झा और आयुक्त कुलदीप चौधरी ने विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए। देवघर एम्स हॉस्टल की 5वीं मंजिल से गिरने वाले एमबीबीएस छात्र की इलाज के दौरान मौत। देवघर एम्स के हॉस्टल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए एमबीबीएस छात्र ध्रुव कुमार की इलाज के दौरान शनिवार दोपहर मौत हो गई। ध्रुव पिछले 2 दिनों से एम्स के इमरजेंसी ब्लॉक में भर्ती था और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा था। घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की है, जब ध्रुव एम्स परिसर स्थित 5 मंजिला हॉस्टल से नीचे गिर गया था। गिरने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उस वक्त होश में था। उसे तुरंत एम्स के इमरजेंसी ब्लॉक में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की टीम ने ध्रुव के पेट का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद से ही वो बेहोश था। 2 दिनों से लगातार इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और शनिवार दोपहर 12 बजे उसकी मौत हो गई। ध्रुव कुमार मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही शुक्रवार को उसके माता-पिता देवघर एम्स पहुंच गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही देवीपुर थाना पुलिस भी एम्स कैंपस पहुंची। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। उधर एम्स प्रबंधन भी इस घटना को लेकर सतर्क है। झारखंड में सचिवालय अनुदेश संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए गठित होगी कमेटी।
झारखंड में सचिवालय अनुदेश संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति के अब कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी, जिसमें कंट्रोलिंग, सर्विस और वर्क्स डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इस कमेटी की अनुशंसा पर प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक विभाग सरकार को स्वीकृति के लिए भेजेगा। दुमका में बाइक सवार कांवरियों को कार में रौंदा, 2 गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए बंगाल रेफर। रामपुरहाट NH 114A के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरस डंगाल में एक कार ने बाइक को रौंद डाला। इस हादसे में बाइक सवार 2 कांवरिया जो पूजा अर्चना के लिए तारापीठ जा रहे थे, वो दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर शिकारीपाड़ा की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीक के बीरभूम जिले के रामपुरहाट के अस्पताल में भेजा। दरअसल बिहार शरीफ के 5 कांवरिया जो 2 बाइक में सवार थे, वे शनिवार सुबह देवघर और फिर बासुकीनाथ में जलार्पण करके दुमका के रास्ते तारापीठ जा रहे थे। इसी बीच सरस डंगाल में एक कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राजीव मालाकार और टिंकू कुमार गंभीर रूप से घायल हुए। उनके साथ की एक और बाइक, जिस पर 3 लोग सवार थे, वो कुछ आगे निकल गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पीछे वाली बाइक नहीं आ रही है तो उन्होंने यू टर्न लिया और घायलों के पास पहुंचे। इधर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले पर शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी अमित लकड़ा ने बताया कि बाइक सवार श्रद्धालुओं को एक कार ने कुचल दिया है, जिसमें 2 युवक घायल हुए हैं। घायलों को हम लोगों ने इलाज के लिए नजदीक के रामपुरहाट अस्पताल में भेजा है। एसीबी के हत्थे चढ़ा चांडिल का राजस्व कर्मचारी 10,000 घूस लेते धराया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी जमशेदपुर की टीम ने सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल अंचल के राजस्व कर्मचारी शनि वर्मन को आज शनिवार के दोपहर करीब 1 बजे नगद 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चांडिल के कदमडीह में वासी राजेश हेम्ब्रम की शिकायत पर उक्त कार्रवाई की गई। चांडिल के दालग्राम जमीन की पंजी 2 में ऑनलाइन चढ़ाने के एवज में राजस्व कर्मचारी शनि वर्मन ने राजेश हेम्ब्रम से 10,000 रुपए की मांग की थी। राजेश हेम्ब्रम ने इसकी शिकायत एसीबी जमशेदपुर में की। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। एसीबी की टीम राजस्व कर्मचारी शनि वर्मन को गिरफ्तार कर अपने साथ जमशेदपुर ले गई। एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। चतरा में मुखिया पर आवास दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म आरोप, ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय का घेराव। चतरा सदर थाना क्षेत्र में एक मुखिया विजय सिंह पर एक महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है कि मुखिया विजय सिंह ने आवास दिलाने का झांसा देकर महिला को फंसाया और देर रात उसके घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार गहरे सदमे में है। पीड़िता लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़िता ने घटना के तुरंत बाद 1 महीने पहले ही संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़िता ने पूरी घटना का विवरण देते हुए आरोपी मुखिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी इस संवेदनशील मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई न होने और आरोपी मुखिया की गिरफ्तारी न होने से नाराज भुइया समाज के लोग शनिवार को एकजुट हुए और सड़क पर प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी मुखिया की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव या अन्य किसी कारण से मुखिया को बचाया जा रहा है, जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है। घेराव के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीओ सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार, एसडीओ जहूर आवम और डीएसपी अनीता लकड़ा ने मोर्चा संभाला। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बात कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। इस मौके पर एसडीओ जहूर आलम ने मीडिया और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि पूरे मामले में गहनता से जांच चल रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एसडीओ ने कहा कि सत्य पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी अनीता लकड़ा ने भी भरोसा दिलाया कि पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट, कई जिलों में अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात भी हो सकते हैं। राजधानी रांची के साथ साथ खूंटी, गुमला, रामगढ़, बोकारो और कोल्हान के जिलों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। झारखंड को मिलेगा धोनी का साथ, खेल और पर्यटन को लेकर मंत्री सुधिव्य ने की माही से मुलाकात। झारखंड के खेल एवं पर्यटन मंत्री सुधिव्य कुमार सोनू ने शनिवार को महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि झारखंड में खेल और पर्यटन की नई दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। चर्चा ऐसी है कि महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो राज्य की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत होगी।
वहीं खेल के क्षेत्र में भी माही की भागीदारी से झारखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी है। मंत्री सुदेव्य कमान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शनिवार को झारखंड के गौरव भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी से मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य में पर्यटन एवं खेल गतिविधियों के विकास को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि झारखंड में खेल और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में धोनी जी का सहयोग राज्य सरकार को प्राप्त होगा। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करेंगे। मालूम हो कि धोनी खुद झारखंड की माटी से निकले हैं। ऐसे में अगर वे सरकार के साथ मिलकर राज्य के युवाओं और पर्यटन को संवारने में भूमिका निभाते हैं तो ये पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब देखना यही है कि इस मुलाकात के बाद क्या वाकई में धोनी झारखंड टूरिज्म का चेहरा बनेंगे और राज्य के खेल ढांचे में उनकी क्या भूमिका तय होगी। सहारा ने रांची बोकारो में बेची जमीन के पैसे सेबी को नहीं भेजी, सीआईडी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे। झारखंड सीआईडी ने सहारा समूह की जमीनों की फर्जी तरीके से बिक्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जांच के दौरान सहारा इंडिया के अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला से पूछताछ की गई। पूछताछ में शुक्ला ने बताया कि कंपनी के मुख्यालय के निर्देश पर रांची और बोकारो जोन से कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। शुक्ला ने बताया कि फंड ट्रांसफर का आदेश सहारा इंडिया के मंडल प्रमुख नीरज कुमार पाल और मुख्यालय के एग्जीक्यूटिव एसबी सिंह की ओर से दिया जाता था। सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार सहारा समूह ने फर्जी कंपनियों और फर्जी व्यक्तियों के माध्यम से जमीनों की बिक्री की। जांच में यह भी सामने आया है कि जमीनें सेबी द्वारा तय कीमत से बहुत कम दाम में बेची गई और बिक्री से मिली रकम न तो सेबी में जमा की गई और न ही निवेशकों को वापस लौटाई गई। इसके बजाय इस पैसे को निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया। सीआईडी ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। गिरिडीह में डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने पर आरके महिला कॉलेज की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार द्वारा डिग्री कॉलेजों में इंटर यानी 12वीं की पढ़ाई बंद करने के निर्णय के विरोध में शनिवार 12 जुलाई को गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज की छात्राओं ने झंडा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर लिए छात्राएं सड़क पर उतरी और सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने इंटर की पढ़ाई आरके महिला कॉलेज से शुरू की थी, लेकिन अब जब 12वीं की पढ़ाई का समय आया तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें दूसरे स्कूलों में जाकर नामांकन लेने को कहा है। इससे छात्राएं असमंजस और आक्रोश में हैं। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि वे अपने कॉलेज से ही पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, क्योंकि उनमें से कई छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं और दोबारा नए स्कूल में दाखिला लेना, ड्रेस खरीदना और अन्य खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं है। छात्राओं ने +2 हाई स्कूल गिरिडीह के प्रिंसिपल पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कहा है 2 से 3 हफ्ते आंदोलन करो फिर नामांकन ले लेंगे, जबकि छात्राओं के अनुसार उपायुक्त ने पहले ही जल्द नामांकन का आश्वासन दिया था। इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए द +2 हाई स्कूल के प्राचार्य दयानंद कुमार ने छात्राओं के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सभी छात्राओं का नामांकन निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। छात्राओं ने साफ कहा है कि वे अपने हक के लिए संघर्ष करती रहेंगी और जब तक समाधान नहीं निकलता उनका आंदोलन जारी रहेगा। एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट आई सामने। टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही बंद हो गए थे दोनों इंजन। एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान हादसे को लेकर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ सेकंड के बाद ही AI 171 फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस भीषण हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 229 पत्री, 12 चालक दल के सदस्य और 19 लोग उस मकान और उसके आसपास थे। रिपोर्ट में हादसे के पीछे की वजहों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान भरने के 3 सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए। इससे इंजन ने काम करना बंद कर दिया और विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज बातचीत के मुताबिक एक पायलट ने दूसरे से पूछा आपने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया। इस पर जवाब आया मैंने नहीं किया। दोनों इंजन 1 सेकंड के अंतर से बंद हो गए। इससे विमान ऊंचाई नहीं पकड़ पाया और नीचे गिर गया। पायलटों ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। एक इंजन ने थोड़ी देर के लिए भ्रष्ट देना शुरू किया, लेकिन दूसरा चालू नहीं हो पाया। इसके बाद विमान ने तेजी से रफ्तार खो दी। हादसे से कुछ सेकंड पहले पायलट ने मेडे सिग्नल भेजा। गति और ऊंचाई खोने के बाद विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल समेत कई इमारतों से टकराया। 5 इमारतों में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ। मलबा 1000 फीट तक फैला हुआ पाया गया। गिरिडीह स्टेडियम के पास सड़क किनारे बना विशाल गोप, बड़ा हादसा होने की आशंका। गिरिडीह मांची मुख्य मार्ग पर गिरिडीह स्टेडियम के समीप शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब सड़क किनारे अचानक एक विशाल गोप बन गया। ये गोप मुख्य सड़क से महज 4 फीट की दूरी पर बना है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गिरिडीह जिले के कई हिस्सों में मिट्टी धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। खासकर कोलियरी क्षेत्रों में सड़कें पहले ही खचखटती हो चुकी हैं। ऐसे में अब मुख्य मार्ग पर यह गोप चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी क्षेत्र में पहले भी कई बार गोप बन चुके हैं, जिन्हें भरने के बाद फिर से सामान्य आवागमन बहाल किया गया था, लेकिन अब पुनः उसी स्थान के पास विशाल गोप बनने से लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे ही प्रशासन को मामले की जानकारी मिली, संबंधित विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोप को भरने का कार्य शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से मौके पर जेसीबी और ट्रैक्टर लगाए गए हैं और सुरक्षात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि सड़क की स्थायी मरम्मत कराई जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
एसीबी कर रही जांच। आईएएस विनय चौबे ने दिलवाया था विनय सिंह को 41 करोड़ का टेंडर। शराब घोटाला के गंभीर आरोपों में जेल में बंद राज्य की वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ एसीबी ने डीए केस यानी आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया है। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसीबी की आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले की अब तक की जांच में ये जानकारी सामने आई है कि विनय चौबे के करीबी और शराब घोटाला मामले में अभियुक्त विनय सिंह को स्किल डेवलपमेंट का 41 करोड़ का टेंडर दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि विनय सिंह को 5 वर्षों का टेंडर एक बार में ही दे दिया गया और 4 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया। ये टेंडर विनय सिंह को वर्ष 2017 में मिला था। विनय सिंह को जब स्किल डेवलपमेंट का टेंडर मिला उस वक्त रवि रंजन मिशन डायरेक्टर थे और सचिव अजय कुमार थे। रवि रंजन से एसीबी इस टेंडर को लेकर सवाल कर चुकी है। पूछताछ के दौरान एसीबी इस बात की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है कि विनय सिंह को 41 करोड़ का टेंडर किसकी पैरवी पर दिया गया था और टेंडर दिलवाने में किसकी भूमिका थी। एसीबी इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि क्या विनय चौबे के कहने पर विनय सिंह को 41 करोड़ का 5 वर्षों का टेंडर दिया गया था। बता दें कि रांची के चर्चित ऑटोमोबाइल कारोबारी और नेक्स्टजन के मालिक विनय सिंह शराब घोटाला मामले में भी विनय चौबे के साथ अभियुक्त बनाए गए हैं। एसीबी ने आईएएस विनय चौबे के विरुद्ध हजारीबाग से जुड़े वन भूमि घोटाला और खास महल भूमि घोटाला में जो पीई यानी परमिनरी इंक्वायरी दर्ज की है उसमें ये बात सामने आई है कि विनय चौबे ने हजारीबाग डीसी रहते हुए विनय सिंह के पारिवारिक सदस्यों को लाभ पहुंचाया है। झारखंड में शराब की सारी दुकानें जेएसबीसीएल को ट्रांसफर, 500 से शराब की बिक्री शुरू। उत्पाद विभाग ने मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों से शराब की सभी दुकानें वापस लेकर झारखंड बिवरेजेस कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया है। इसमें से 500 दुकानों से शराब की बिक्री शुरू हो गई है। बाकी बची दुकानों से भी जल्द ही शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने के लिए शराब की खुदरा दुकानों को मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों से वापस लेने का फैसला किया गया था। दुकानों को वापस लेने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई थी। इसे आज पूरी कर ली गई है। वापस ली गई 1453 दुकानों में से 500 दुकानों से शराब की बिक्री शुरू कर दी गई है। इन दुकानों को फिलहाल कॉरपोरेशन के माध्यम से ही चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शराब से मिलने वाले राजस्व के नुकसान से बचना है। सरकार ने मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों से दुकान वापस लेने के बाद नई उत्पाद नीति लागू होने तक उसे कॉरपोरेशन के माध्यम से ही चलाने का फैसला किया था। इन दुकानों को चलाने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। कॉरपोरेशन के माध्यम से इन दुकानों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप चलाया जा रहा है। वज्रपात से 5 गाय की मौत, किसान परिवार परेशान। मैक्लस्कीगंज में वर्षा के दौरान हुए वज्रपात से 5 गाय की मौत हो गई। मैक्लस्कीगंज से सटे चंदवा की डुमारो पंचायत के बेलगड़ा निवासी किसान जेठू गोप की 5 मवेशी गायों की मौत हो गई। घटना देर शाम की बताई जाती है। जानकारी की सभी जानवर पेड़ के नीचे बंधे थे। इसी क्रम में अचानक हुए वज्रपात से मवेशियों की मौत मौके पर ही हो गई। पेशे से मजदूर व किसान परिवार को वज्रपात से हुई नुकसान से उसका पूरा परिवार आहत है। 50 वर्षीय जेठू गोप लकवाग्रस्त है। लंबे समय से इलाजरत है। भुक्तभोगी परिवार ने सरकार से मदद की अपील की है। पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर पदयात्रा। गुमला के लिटाडो टोली में स्व कार्तिक उरांव के समाधि स्थल से निशा भगत, एंजल लकड़ा और खुशबू के नेतृत्व में 11 जुलाई से 14 जुलाई तक निकाली गई पदयात्रा शनिवार को बेढ़ो पहुंची। निशा भगत ने कहा कि पेशा अधिनियम 1996 को लागू कराने के लिए पदयात्रा निकाली गई है, जिससे जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा की जा सके। कहा कि सरकार को चेतावनी और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए पदयात्रा गुमला से रांची राजभवन तक निकाली गई है। केंद्रीय सरना समिति के प्रवक्ता एंजल लकड़ा ने कहा कि पेशा कानून लागू होना जरूरी है। कहा कि वर्तमान में खनिज संपदा का दोहन बिना ग्राम सभा की अनुमति के किया जा रहा है, जिसे पेशा कानून लागू होने से रोका जा सकेगा। पदयात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है और ये रांची राजभवन पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। देवघर के बाबा धाम पहुंचने के लिए 22 स्पेशल ट्रेनों की हुई शुरुआत। पूर्वोत्तर राज्यों से भी चलेगी ट्रेनें। श्रावणी मेला के दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए देवघर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपने राज्यों और जिलों से विभिन्न माध्यमों जैसे ट्रेन, सड़क मार्ग और हवाई जहाज के जरिए देवघर आ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की है। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रबंधन ने देवघर और आसपास के स्टेशनों के लिए कई विशेष ट्रेनें शुरू की हैं। देवघर रेलवे स्टेशन अभी निर्माणाधीन है, इसलिए सामान्य दिनों में यहां केवल 30 ट्रेनों का परिचालन होता है, लेकिन सावन के महीने में अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाता है। देवघर रेलवे स्टेशन मास्टर विभूति कुमार ने बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेला 2025 के लिए 22 अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा प्रदान की जा रही है। इनमें कुछ ट्रेनें साप्ताहिक हैं तो कुछ दैनिक लोकल ट्रेनें हैं।
आसनसोल रेलवे डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी विप्लव बावरी ने बताया कि न केवल आसनसोल डिवीजन बल्कि देश के विभिन्न रेल डिवीजनों द्वारा भी देवघर के लिए ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। आसनसोल डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सुल्तानगंज से देवघर और जसीडीह के लिए सबसे अधिक भीड़ होती है, इसलिए इस रूट पर 17 जोड़ी यानी कुल 34 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं ताकि यात्रियों को पर्याप्त जगह मिल सके। कुछ यात्रियों ने देवघर स्टेशन पर सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि स्टेशन पर बैठने और आराम करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में स्टेशन मास्टर विभूति कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 2 मंजिला वेटिंग हॉल खोला गया है। साथ ही जगह जगह पंखे और कूलर भी लगाए गए हैं। रिम्स 2 निर्माण का विरोध, नगड़ी पहुंची एनसीएसटी सदस्य आशा लकड़ा। किसानों ने कहा प्रशासन खेती से रोका। रांची जिले के कांके प्रखंड अंतर्गत नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा शनिवार को नगड़ी पहुंची और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यह भूमि 250 से अधिक आदिवासी परिवारों की आजीविका से जुड़ी हुई है। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि यदि इस जमीन पर अस्पताल बनता है तो उनके पास न खेती बचेगी न अंतिम संस्कार की जगह। वर्ष 2012 से जमीन की रसीद नहीं काटी जा रही और खेती पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिससे लोग सड़क पर बिचड़ा तैयार करने को मजबूर हैं। डॉक्टर लकड़ा ने कहा कि यह भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही प्रशासनिक दबाव में ली जा रही है। ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार के तहत भी अधिग्रहण से जुड़ी जानकारी मांगी थी, लेकिन विभाग के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। आयोग की ओर से यह मामला संज्ञान में लिया गया है। रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार, राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। साथ ही आयोग जल्द ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करेगा। डॉक्टर लकड़ा ने यह भी दोहराया कि अगर भूमि अधिग्रहण के 5 वर्षों तक कोई निर्माण नहीं हुआ हो तो भूमि स्वतः रैयत को वापस मिल जाती है। इसके अलावा डॉक्टर आशा लकड़ा ने शनिवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात भी की। उन्होंने राज्यपाल को पेसा कानून, नगड़ी भूमि विवाद और आयोग की ओर से आदिवासी हितों में की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी। इस बैठक में एनसीएसटी की 5 सदस्यीय टीम भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट फिर शुरू, 1622 करोड़ रुपए की लागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट मंडल डैम का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। 1970 के दशक में शुरू हुई इस परियोजना की अनुमानित लागत उस समय 30 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 1622 करोड़ रुपए हो गई है। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। हालांकि विपक्ष ने इसे चुनावी शिलान्यास करार दिया था। इस परियोजना के पूरा होने से झारखंड के पलामू प्रमंडल के 3 जिलों गढ़वा, पलामू और लातेहार के साथ साथ बिहार के गया जिले के किसानों को लाभ मिलेगा। गढ़वा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कार्यस्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया। 1970 के दशक में गढ़वा और लातेहार की सीमा पर मंडल गांव में डैम निर्माण की योजना शुरू हुई थी। उस समय कार्य जोर शोर से शुरू हुआ, लेकिन 1990 में बागपा माओवादियों द्वारा मुख्य अभियंता की हत्या के बाद यह परियोजना अनिश्चित काल के लिए ठप हो गई। 1993 से यह परियोजना बंद पड़ी थी। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मंडल डैम परियोजना को पुनर्जनन मिला। बिहार के औरंगाबाद और गया के सांसदों और झारखंड के चतरा और पलामू के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर परियोजना को पुनः शुरू करने की मांग की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने क्षेत्रवासियों को डैम निर्माण की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार के निर्देश पर शनिवार को गढ़वा के डीसी दिनेश यादव, एसपी अमन कुमार, वन प्रमंड विभाग, अपर समाहर्ता और अन्य अधिकारियों ने मंडल डैम कार्यस्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक कार्यों की समीक्षा की। एसपी अमन कुमार ने बताया कि डैम का क्षेत्र गढ़वा के भंडारी प्रखंड के कुटकू गांव और लातेहार के मंडल गांव में पड़ता है। मंडल में सीआरपीएफ का पिकेट और गढ़वा के पर्रों में पुलिस पिकेट स्थापित है, जिससे सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी। दोनों जिलों के प्रशासन के समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्यवाही, 400 पेटी अवैध शराब बरामद। हजारीबाग शराब के अवैध कारोबारी हर दिन नए हथकंडे अपनाकर शराब का गोरखधंधा कर रहे हैं। हजारीबाग उत्पाद विभाग को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब डाक विभाग का लोगो और बैनर लगाकर 40 लाख रुपए का अवैध शराब तस्करी करते हुए पकड़ा गया। हजारीबाग उत्पाद विभाग के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा है। लगभग 40 लाख रुपए का अवैध शराब जब्त किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अवैध शराब डाक विभाग का लोगो का उपयोग करके अवैध कारोबारी तस्करी कर रहे थे। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आलोक में छापेमारी कर शराब बरामद किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने बरही के तिलैया रोड पर एक डाक पार्सल कंटेनर को जब्त किया। कंटेनर पर डाक विभाग का लोगो लगा था, जिसे विभाग को धोखा देने का प्रयास किया गया था।
जांच के दौरान कंटेनर से हरियाणा और पंजाब के लिए चिन्हित फॉर सेल इन हरियाणा और पंजाब लिखी गई 400 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है। वाहन चालक को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में चालक ने बताया कि यह कंटेनर उसे रांची टोल टैक्स पर सौंपा गया था और उसे इसे पटना ले जाने के लिए कहा गया था। चालक ने मोंटी नामक व्यक्ति का नाम उजागर किया है, जो इस पूरे तस्करी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सहायक उत्पाद आयुक्त शिवकुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही की गई। जब वाहन को रोका गया तो चालक ने कंटेनर में मारुति गाड़ियों के पार्ट्स होने की बात कही, परंतु जब तलाशी ली गई तो उसमें से भारी मात्रा में शराब की पेटियां मिली। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही से लगभग 80 लाख रुपए की क्षति तस्करों को पहुंचाई गई है, जिसमें 40 लाख की शराब और 40 लाख का वाहन शामिल है। आशंका भी जताई जा रही है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में शराब खपाने की तैयारी की जा रही थी। उत्पाद विभाग अब मोंटी और उसके नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। सब जूनियर महिला हॉकी झारखंड और ओडिशा के बीच होगा फाइनल मुकाबला। कांस्य पदक के लिए भिड़ेंगे हरियाणा और मिजोरम। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 में मेजबान झारखंड और उड़ीसा की टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। 12 जुलाई को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में झारखंड ने मिजोरम को 1-0 और उड़ीसा ने हरियाणा को 1-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड और मिजोरम के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों टीमें पहले 3 क्वार्टर तक गोल करने में असफल रहीं, लेकिन अंतिम क्वार्टर में झारखंड की ओर से किए गए एकमात्र गोल ने उन्हें फाइनल में पहुंचा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में ओडिशा और हरियाणा के बीच मुकाबला काफी संतुलित रहा। दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन ओडिशा की ओर से पहले हाफ में किया गया एक गोल निर्णायक साबित हुआ। फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा, जिसमें झारखंड और ओडिशा की टीम आमने सामने होंगी, जबकि हरियाणा और मिजोरम के बीच तीसरे स्थान के लिए मैच होगा। गौरतलब है कि झारखंड की टीम 2021 से लगातार 5वीं बार इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है, जो राज्य में महिला हॉकी की मजबूत बुनियाद और प्रतिभा का प्रतीक है। हॉकी प्रेमियों की निगाहें अब 14 जुलाई को होने वाले फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां मेजबान टीम खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक शिवचरण गोयल को बनाया झारखंड का प्रभारी, सुशील सिंह सहप्रभारी नियुक्त। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अब केजरीवाल ने झारखंड में संगठन मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक शिवचरण गोयल को झारखंड प्रभारी और मनीष सिंह को सहप्रभारी नियुक्त किया है। आपके झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात शर्मा ने झारखंड के नए प्रदेश प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि उनके नेता केजरीवाल राज्य में पार्टी को नई ऊर्जा, सशक्त नेतृत्व और जमीनी बदलाव की राह पर ले जाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। प्रभात शर्मा ने बताया कि शिवचरण गोयल एक अनुभवी, समर्पित और रणनीतिक दृष्टि रखने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पार्टी के मूल्यों, ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा की वजह से शिवचरण गोयल अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। आपके झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि नए प्रभारी के व्यापक सांगठनिक अनुभव और राजनीतिक सूझबूझ का लाभ राज्य को मिलेगा और यहां पार्टी मजबूत होगी। आपके झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि सहप्रभारी बनाए गए सुशील सिंह झारखंड की जमीन, संस्कृति, आम जनता की आकांक्षाओं को गहराई से समझने वाले व्यक्ति हैं। उनकी सक्रियता, स्थानीय जुड़ाव और युवा ऊर्जा पार्टी को जमीनी स्तर पर गतिशीलता प्रदान करेगी। राज्य गठन के 21 साल बाद बना ट्रिब्यूनल अब 33 माह से चेयरमैन नहीं। झारखंड अलग राज्य बनने के 21 साल बाद 2021 में झारखंड स्वावलंबी सहकारी समितियां अधिकरण का गठन हुआ, लेकिन इस अधिकरण का दुर्भाग्य है कि अब 33 माह से ये हेडलेस है। इसका कोई चेयरमैन नहीं है। ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन कुमार गणेश दत्त का 21 अक्टूबर 2022 को कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद से यह ट्रिब्यूनल अपने चेयरमैन के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ न सहकारी समितियों की समस्याएं सुलझाई जा रही हैं, न प्राप्त शिकायतों पर कोई सुनवाई हो रही है। अभिकरण का कार्यालय प्रतिदिन खुलता अवश्य है। वहां प्रतिनियुक्त व पदस्थापित कनीय अधिकारी व कर्मी जरूर आते हैं। सुरक्षा में भी होमगार्ड के जवान प्रतिनियुक्त हैं, लेकिन अभिकरण अपना मूल काम ही नहीं कर रहा है। इस अधिकरण का गठन सहकारी समितियों की समस्याओं, विवादों, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े विवादों पर फैसले के लिए किया गया था। जिला न्यायाधीश के पद से रिटायर कुमार गणेश दत्त को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया था। 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कुमार गणेश दत्त का कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 3 रिटायर IAS अधिकारियों के नाम भी चेयरमैन पद के लिए बढ़ाया, लेकिन लगभग 2.5 साल से सरकार ने चेयरमैन की नियुक्ति का मामला खटाई में डाल दिया। जानकारी के अनुसार चेयरमैन के नहीं रहने की वजह से यहाँ सैकड़ों की संख्या में आवेदन और याचिका लंबित पड़े हैं। सहकारी व स्वावलंबी समितियों से जुड़े निबंधन, निर्वाचन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनका निपटारा नहीं हो रहा है। विसंगतियों और गड़बड़ियों का लाभ उठाकर सहकारी व स्वावलंबी समितियां और उसके सदस्य जमकर लाभ उठाते जा रहे हैं। कृषि विभाग से जुड़े इस ट्रिब्यूनल को सक्रिय करने की दिशा में विभाग ने भी अपना उतावलापन त्याग दिया है।
बोकारो में 100 एकड़ वन भूमि की फर्जी खरीद बिक्री में सीआईडी ने अख्तर हुसैन और इजहार हुसैन को किया गिरफ्तार। बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में 100 एकड़ से अधिक वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन दोनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर वन भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया और उसे बेच दिया। इस मामले की जांच झारखंड सीआईडी के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी कर रही है। साथ ही यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले से जुड़े मूल दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि इस जमीन घोटाले को लेकर पहले भी सीआईडी की टीम कई बार बोकारो पहुंची थी, जिससे स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया था। चास अंचलाधिकारी कार्यालय में बोकारो के डीएफओ रजनीश कुमार की उपस्थिति में सीआईडी टीम ने घंटों तक जमीन से जुड़े दस्तावेजों की गहन छानबीन की थी। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान ये सामने आया कि रिकॉर्ड रजिस्टर के वॉल्यूम 60 से 75 तक के पन्ने फटे हुए पाए गए, जिनमें लगभग 400 एकड़ रिहायशी जमीन का ब्यौरा दर्ज था। जांच में सामने आया कि ये जमीन कभी बोकारो स्टील प्लांट के पास थी, जिसे बाद में वन विभाग को लौटा दिया गया था, लेकिन फर्जीवाड़े के जरिए इस भूमि को माफिया तत्वों ने अंचल कार्यालय के कुछ कर्मियों और बोकारो स्टील प्लांट के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया। बधाली में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का हॉस्टल, 60 से अधिक छात्र लेकिन व्यवस्था जीरो। राज्य भर के कई जिलों में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को सीबीएसई पैटर्न के आधार पर शिक्षा दी जाती है। कई में छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे गरीब छात्रों को अपने सपने पूरा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन इसी बीच जिले के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में बने ठक्कर बाप्पा छात्रावास की बदहाली का मामला सामने आया है। यहाँ 100 बेड के बने हॉस्टल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हॉस्टल के ऊपरी तल्ले के छत और दीवार से पानी टपक रहा है। सोलर पैनल सालों से खराब पड़ा है। बोरिंग में लगा मोटर पंप भी महीनों से जला हुआ है। पानी के अभाव के कारण बाथरूम से बदबू आती है। यहाँ की स्थिति देखकर यहाँ 5 मिनट भी रहना मुश्किल है, लेकिन पढ़ाई की मजबूरी में कई बच्चे ऐसे हैं जो इसी हालत में रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बाहर से सुंदर जरूर है, लेकिन जैसे ही अंदर जाएंगे तो मानो भूत बंगले की तरह नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई नहीं रहता। लेकिन अफसोस, पढ़ाई की मजबूरी में इस छात्रावास में 68 बच्चे रहते हैं। हॉस्टल के पीछे एक चापाकल है, जिससे छात्र पानी की जरूरतें पूरा कर रहे हैं। इस बीच कल्याण विभाग के हॉस्टल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भोजन भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव जारी किया है। ये जानकारी आईटीडीए के डायरेक्टर आलोक शिकारी कच्छप ने दी है। उन्होंने बताया कि विभाग की इस पहल से जिले के सैकड़ों बच्चों को लाभ मिलेगा। विभाग बच्चों को खाना कैसे उपलब्ध कराएगा, इस पर मंथन चल रहा है। लातेहार में वज्रपात के चपेट में आने से सहिया की मौत, 12 साल पहले पति और बेटे की भी आकाशीय बिजली से गई थी जान। लातेहार से एक बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। शुक्रवार की शाम वज्रपात की चपेट में आने से चंदवा प्रखंड की सहिया सुभाष देवी की मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2013 में इसी तरह वज्रपात से उनके पति और बेटी की भी जान गई थी। अब एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत वज्रपात से होने की खबर से इलाके में शोक की लहर है। सुभाष देवी चंदवा प्रखंड की पूरन टोली की रहने वाली थीं और स्वास्थ्य विभाग में सहिया के रूप में कार्यरत थीं। शुक्रवार को विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही वह घर लौटने लगीं, चंदवा प्रखंड कार्यालय के पास अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के कर्मियों और गांव वालों ने गहरी संवेदना जताई। वहीं यह जानकारी भी दी कि साल 2013 में उनके पति फगुआ मुंडा और बेटे यमुना मुंडा की मौत वज्रपात से हुई थी, जब वे खेत में काम कर रहे थे। लातेहार के अपर समाहर्ता रामा रविदास ने घटना पर शोक जताते हुए बताया कि सरकारी प्रावधान के तहत परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुआवजा पाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और अंचल कार्यालय में आवेदन देना जरूरी होता है। तेज रफ्तार कंटेनर ने झारखंड पुलिस के जवान को कुचला, ट्रक का पीछा कर रही थी पुलिस। मांडू थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में झारखंड पुलिस के एक जवान की मौत हो गई। जवान की पहचान रमाशंकर पांडे के रूप में हुई है। घटना रात लगभग 2 बजे की है, जब पुलिस गश्ती दल एक संदिग्ध ट्रक का पीछा कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने जवान को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात ट्रक एनएच से गुजर रहा था। चरही पुलिस को उस ट्रक पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों का संदेह हुआ। गश्ती दल ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक ने रफ्तार तेज कर दी और भाग निकला। उसके बाद चरही पुलिस ने मांडू थाना को सूचना दी। मांडू थाना के जवानों ने सड़क पर बैरिकेडिंग करके ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने फिल्मी अंदाज में डिवाइडर पर चढ़ते हुए बैरिकेड को तोड़ दिया और ट्रक में सवार 5 से 6 लोग मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरी कर लौट रहे थे। ये लोग किसी स्थान
स्थान से डीजल। इसी अफरा तफरी के बीच हजारीबाग की ओर से आ रहा एक कंटेनर ने तेज रफ्तार में आते हुए चरही थाना के गश्ती दल में शामिल जवान रमाशंकर पांडे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि रमाशंकर पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों, संदिग्ध ट्रक और कंटेनर को जब्त कर लिया है। मांडू पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। रमाशंकर पांडे पलामू जिले के विश्रामपुर क्षेत्र के निवासी थे और कई वर्षों से चरही थाना में पदस्थापित थे। उनके निधन की सूचना परिजनों को दे दी गई है और शव को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।